इंटरनल रिफ्ट भी करार दिया जा सकता है इस सारे मामले को? बिल्कुल, ये एक उस सारे मामले का अहम हिस्सा है। एक छोटी मछली थी, फिर एक बड़ी मछली आई जिसने उसको हड़प करके टॉप सिटी पे कब्जा कर लिया, और फिर जब टॉप सिटी वालों के सामने एक और बड़ी मछली आई तो उसने टॉप सिटी वालों को खा लिया, और अब उसके बाद एक और बड़ी मछली आई है, उसने उस मछली को खा लिया। तो ये एक रिटायर्ड जनरल ऊपर से अरेस्टेड जनरल, वो तो डेफिनेटली एक पैकेज होता है, उसकी हमायत करना एक खासा दिल को देगा काम है। खबर ये भी है कि 3-4 रोज पहले गालिबन वो सरीना में इस्लामाबाद में मौजूद थे। एस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज किया है कि हम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जो लोग आपके साथ भी थे और जो हमारे इदारे से भी थे, हम उनको भी टॉलरेट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा तक बात जा रही है। मौजूदा सिस्टम में भी कई ऐसे लोग हैं जो जनरल बाजवा के बेनिफिशियरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबीएन ओरिजिनल्स आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। माजिद निजामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान के एक टॉप इदारे के टॉप ऑफिशियल को अरेस्ट कर लिया गया ऑन करप्शन चार्जेस। फैज़ हमीद साहब को फौज ने तहवील में ले लिया है। सब पर बात करेंगे, तहवील में लेना कितना अनयूजुअल है, बैकग्राउंड क्या है, और अब फैज़ हमीद साहब कहां पर हैं। माजिद भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले जरा बताइएगा, ये अनयूजुअल है कि एक टॉप इदारे के एक हाई ऑफिशियल को करप्शन चार्जेस पर गिरफ्तार करना फौज ने तहवील में ले लिया? जी बिल्कुल, इसे अनयूजुअल कहा जा सकता है, और इसकी खबर की खबरियत में इजाफा इसलिए भी होता है कि ऐसे जनरल के बारे में ये खबर आई है कि जो आज से 2 साल पहले तक एक ताकतवर तरीन जनरल थे, और ये कहा जाता था कि वो हुकूमत साजी में, हुकूमत चलाने में, पार्लियामान का निजाम देखने में, बड़े फैसले करने में, अपोजिशन के साथ डील करने में वो उनका नाम और उनकी हैसियत मरकजी किरदार है। ठीक है। इसलिए इस वजह से इस खबर की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज इससे पहले कई जनरल्स के हवाले से कुछ बातें आई, कुछ के कोर्ट मार्शल हुए, सजाएं हुई, लेकिन वो मामला इस कद तक बड़ा नहीं, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या सियासी वाबस्तगियां शामिल नहीं थी। इसलिए फिर ये सारी चीज पीटीआई का होना, पीटीआई की हुकूमत का चले जाना, पीटीआई पे मुश्किलात, एंटी पीटीआई ग्रुप का गवर्नमेंट में आ जाना, ये जब इन सारी चीजों को हम मिला के देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि ये पूरी जो टाइमलाइन है उसको देखें तो फिर ये एक बहुत बड़ी खबर लगती है। अब आप किस तरह से इस अरेस्ट को देख रहे हैं? क्या ये पीटीआई के लिए ही बुरी खबर है? क्योंकि पीटीआई तो ये कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अंदरूनी मामला है फौज का, इदारे का। देखिए, ये बात पीटीआई की सियासी तौर पे तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें इस वक्त जब वो खुद बड़ी मुश्किल में है तो उन्हें इस तरह के बयानात से गुरेज करना हुआ, क्योंकि एक रिटायर्ड जनरल ऊपर से अरेस्टेड जनरल, वो तो डेफिनेटली एक पैकेज होता है, उसकी हमायत करना एक खासा दिल गुर्दे का काम है। और डेफिनेटली पीटीआई जब मुश्किल में है, उसके चेयरमैन जेल में है, उनके पास बाकी कानूनी मुश्किलात हैं, तो उसके अंदर उनकी जानिब से ऐसा कोई किरदार सामने आना या ऐसे को बयान सामने आना बड़ा गैर मुतवक्को होता। इसलिए उनके लिए सेफ प्ले करने में यही है कि वो इस चीज का सहारा ले कि ये बहरहाल एक अंदरूनी मैटर है। लेकिन मुझे इससे आगे बढ़ते हुए इस चीज के बारे में ये लग रहा है कि इसका मंतकी अंजाम पॉलिटिकल साइड पे ही जाएगा, और ये माली बदउनवानी का केस नहीं रहेगा। इससे कुछ ना कुछ और चीजें भी कनेक्ट हुई थी जिनकी बुनियाद पे माली बदयांती या माली लेन देन के हवाले से चीजों को बुनियाद बनाया गया और फिर चीजों को सामने लेके आया गया। और वो पॉलिटिकली पीटीआई के साथ लिंक होगा? डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि 2017 जनवरी में जब डीजीसी बनाया गया जनरल फैज हमीद को, तो ये वो वक्त था कि जब मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाइयां जारी थी, तहरीक इंसाफ की उठान थी, इमरान खान आगे आ रहे थे, पैनामा हो चुका था या ऑलमोस्ट होने वाला था, हो चुका था। वो उस सारी सिचुएशन से लेके 2019 तक उन्होंने, इलेक्शन 2018 में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो पीटीआई के वो साथ रहे। फिर जब गवर्नमेंट बन गई उसके बाद भी पीटीआई के ही कई साबिक रहनुमा, खसूसन नदीम अफजल चंद और दीगर लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलाने में जनरल फैज हमीद का बड़ा किरदार था, और वो रोजाना की बुनियादों पे इमरान खान साहब से मिला करते थे। तो जब हम इस बैकग्राउंड को देखते हैं तो फिर हम उनकी गिरफ्तारी को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि जी ये महज एक हाउसिंग स्कीम का मामला था या उसके प्लॉटों पे को कब्जा हुआ वो छुड़वाना था। तो
तो इसको एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना पड़ेगा। तो ब्रॉडर पिक्चर में डेफिनेटली पीटीआई उस सीन में आती है, मुस्लिम लीग नून तो नहीं आएगी। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कई रियायतें जनरल फैज हमीद से भी हासिल की, लेकिन डेफिनेटली फैज हमीद का जो टिल्ट है वो तहरीक इंसाफ की तरफ ही दिखाई देता था, और पोस्ट रिटायरमेंट की जो बात है उसके अंदर भी उनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि बाकी जो पिक्चर है, पिक्चर में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जमात इस्लामी, इनके साथ कोई इक्वेशन बनती नजर नहीं आती। ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट थी, जो उनका बयान थे कि हमारे साथ राब्ते में थे, बंदों के जरिए राब्ते में थे, हमें कहा गया कि मेरे सर पे हाथ रखें, वो सब मामला फिर जो 2019 की गालिबन बात है, इमरान खान की हुकूमत के 1 साल के बाद, कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं फैज़ हमीद ने कहा कि सितंबर में मरकज़ और जून जुलाई में पंजाब हुकूमत, तो उस पर भी डिस्कस नहीं होगा? फिर डेफिनेटली वो भी डिस्कस होगा। उसकी वजह यह है कि जब इस मामले को सामने लाया जाता है तो हमें यह देखना होगा कि पॉलिटिकल बैक एंड के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत से लोग इन टच होते हैं जी। बहुत से लोगों को ऑफर्स की जा रही होती है। मिसाल के तौर पे कई ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने माना नहीं, हमें ऑफर हुई थी। तो इस तरह की ऑफर्स शहरे इक़्तिदार में घूमती फिरती रहती हैं। अब वो ऑफर अगर एग्जीक्यूट होगी तो फिर ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी वो कंक्रीट एविडेंस थी, वरना ये सारा मामला गॉसिप के जुमरे में आएगा। आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि जी कहा जा रहा था कि मियां शहबाज शरीफ इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जी तकरीर भी लिखी गई कि जी अब असम्बलियां टूट जाएंगी और हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये कई गॉसिप्स होती हैं, कई गपशप की बातें होती हैं जो कि डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। उसमें से कौन सी एग्जीक्यूट होती है वो फिर एविडेंस बनता है, अदरवाइज ये गपशप ही रहता है। और मतलब किस तरह से गिरफ्तार किया गया फैज हमीद साहब को? वो मतलब अभी कहां पर हैं? जेल में हैं, हाउस अरेस्ट हैं, किसी मेस वगैरह में हैं? एक खबर ये भी है कि 3-4 रोज पहले गालिबन वो सरीना में इस्लामाबाद में मौजूद थे। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज समझने की है कि इस हाई लेवल पे जब कोई अरेस्ट होता है या कार्रवाई की जाती है तो वो जो हमारे जहनों में आम तासुर है कि जिस तरह पंजाब पुलिस किसी को धक्के मारते हुए या तशद्दुद करते हुए या गालियां निकालते हुए लेके जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से उन लोगों को बुलाया जाता है, लेने जाते हैं लोग, उनको बताया जाता है कि फलां साहब आपसे मीटिंग करना चाहते हैं या फलां हवाले से आपसे कोई ऑफिसर मिलना चाहते हैं, और उनको पता होता है कि फौज का ये सिस्टम है और वो भी आगे से कोऑपरेट करते हैं। और उसके बाद उनको उसी हैसियत से जहां पे भी किसी मेस में या गेस्ट हाउस में रखना हो वहां पे उनको रखा जाता है। हमारे माइंड में ये जो बात आती है कि जिस तरह कोई जेल होगी, सुलाखों के पीछे बंदा खड़ा होगा, ऐसा बहुत कम होता है इन मामलात में, स्पेशली जब आपने किसी 3 स्टार जनरल के हवाले से कोई फैसला करना हो। तो बहरहाल उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, फैसले से पहले कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्कशन की जाती है और इस मामले को बड़ा स्मूथली लेके चला जाता है। हमने तो मेरे ज़हन में तो खैर वो प्राइम मिनिस्टर ही है साबिक, जिसको जिस तरह से अरेस्ट किया गया। अब जरा बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। फैज़ हमीद साहब, नजफ हमीद साहब, फैज़ हमीद साहब का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कुछ अर्सा पहले नजफ हमीद साहब को भी अरेस्ट किया गया था। हु इज फैज़ हमीद? बुनियादी तौर पर इनका चकवाल से ताल्लुक है और लतीफाल वहां पे एक गांव है जिसे गांव या टाउन आप सेमी टाउन कह सकते हैं, ठीक है, वहां से इनका ताल्लुक है। और जिस तरह आपको पता है कि चकवाल और जेहलम और ये इलाके मोस्टली यहाँ से तकरीबन हर घराने से या एक गांव से 10-20 लोग आर्मी में होते हैं, कोई सिपाही होता है, कोई ऑफिसर होता है। तो ये भी इसी तरह का एक घराना था और इनके भाई बुनियादी तौर पे पटवारी थे, उसके बाद वो तरक्की पाके नायब तहसीलदार हो गए। नॉन कमीशन लेवल के ऊपर, हम नॉन गेजेटेड लेवल पे उन्हें कह सकते हैं। तो वो एक उनका डेफिनेटली गांव के अंदर एक छोटा स्मॉल सेटअप जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है वो है। लेकिन जब जनरल फैज हमीद पन्नू आकिल से आए बतौर GOC और यहाँ पे उन्होंने DGC का चार्ज किया, उसके बाद चूंकि घर का कोई शख्स अगर ISI में हो और उस वक्त पोलिटिकली चीजें चल भी रही हो तो बाकी खानदान का किरदार भी अहम सके। जनरल बाजवा के हवाले से साबिर बिट्टू का नाम लिया जाता था जो कि उनके पहले दोस्त थे, बाद में सब्जी बने। नजम हमीद साहब के बारे में भी यही था कि चकवाल के अंदर जो तरक्याती स्कीमें हैं, लेन देन है, मतलब सोसाइटीज हैं, जमीनों का कारोबार है, हुकूमती अफसरान की ट्रांसफर है, इन सारी चीजों में मुबैना तौर पर उनका नाम लिया जाता रहा कि वो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं।
और अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि उनके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारा मामला इस तरह से है क्योंकि जब फैज हमीद साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ का नरम गुशा था और वो नेशनल लेवल के ऊपर एक अहम किरदार अदा कर रहे थे, तो चकवाल के अंदर उनके जो भाई हैं वो भी मुकामी सियासत में सरगर्म थे। किसी ने किसी को गोली मारी थी, वो क्या कहानी है? इसके ये अफवाह थी और इसके ऊपर बड़ी मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए क्योंकि मेरा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि किसी के घर के हवाले से अगर इस तरह की कोई बातचीत है अव्वल तो नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो बड़े मोहतात अंदाज में करनी चाहिए। लेकिन उसका जवाब ये दिया गया था कि उनके खानदानी जराये ने ये कहा था कि ये गोली वाला मामला दुरुस्त नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जब मेजर होते थे तो उस वक्त कराची में किसी डकैती की मुजाहमत में उनका डाकुओं से मुकाबला हुआ था, तो उस वक्त उनको वो फायर लगा था। तो वो उसके अलावा उन्हें कोई इंजरीज नहीं हुई। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब फैज हमीद साहब राब्ते में थे पीटीआई से। हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि पीटीआई को ज्यादा फायदा होगा फैज हमीद के अरेस्ट का, कि वो इन पर पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि यही वो नुक्ता है। प्रेस रिलीज का जो दूसरा पैराग्राफ है वो पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जियां की आर्मी एक्ट की। अब इस चीज की डिटेल्स अभी ऑफिशियली तो नहीं आई, लेकिन अनऑफिशियली जो लोग दावे कर रहे हैं या क्या सराहियां कर रहे हैं उसमें ये बात सामने आती है कि उनका बहरहाल तहरीक इंसाफ से राब्ता था और वो डेफिनेटली किसी भी शख्स का हो सकता है, किसी भी सियासी जमात से उनकी लाइकिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग हो सकती है। तो अब उसको कनेक्ट करना कि 9 मई में उनका कोई किरदार था या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से पहले आपको याद होगा एक लॉन्ग मार्च हुआ था पेशावर से भी लाहौर से भी रोल था। बिल्कुल, तो ये वो चीजें जो भी इस्टेब्लिश होनी है, ये इल्जामात की हद तक या गपशप की हद तक तो हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इन चीजों की बुनियाद पर ही मामलात आगे बढ़े। अदरवाइज अगर ये चीजें ना होती तो शायद टॉप सिटी का मामला भी तब जाना था। लेकिन ये पोस्ट रिटायरमेंट की चीजों में मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि जनरल बाजवा के दौर में भी एक दो ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल थे जो पुरानी टीम के थे, लेकिन वो जनरल बाजवा के साथ एडजस्ट नहीं हो सके और एक ने रिजाइन कर दिया और दूसरों को एक गैर अहम पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन बाद में भी वो जब उनके मामलात हद से थोड़ा बाहर निकलने लगे तो जनरल बाजवा ने उन्हें मैनेज कर लिया था, कोर्ट मार्शल वगैरह की नौबत नहीं आई थी। तो कई आर्मी चीफ इस तरह के मामलात में दरगुजर से भी काम लेते हैं, कई ये समझते हैं कि नहीं इस हवाले से जरा सख्ती से फैसला करना चाहिए। तो फैज हमीद साहब के केस में ये हुआ सख्ती हो रही है कि उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज है उसमें सख्ती दिखाई। फैसल वावड़ा साहब ने यह कहा कि अरशद शरीफ साहब वाले मामले में जो उनके साथ हुआ अनफॉर्चुनेट, और इमरान खान पर कातलाना हमला, उसमें भी किरदार हो सकता है, वो कड़ियां भी अब मिलेंगी। तो फैज हमीद साहब का किरदार इमरान खान पर कातलाना हमला जो हुआ था वजीराबाद के पास, उसमें अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, केसेस बने, फिर आखिर में जान की बाजी उनको हारनी पड़ी, सब में हो सकता है किरदार फैज हमीद का। ये बुनियादी तौर पे एक कंट्रोवर्सी थ्योरी है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक लॉबी जनरल फैज हमीद की थी जो काम कर रही थी और वो ये चाहती थी कि इमरान खान साहब को वापस हुकूमत में लाया जाए, या कम अज कम अगर वो हुकूमत में नहीं आ सकते तो मौजूदा हुकूमत को या रियासत को टफ टाइम दिया जाए जी। तो इस कंट्रोवर्सी थ्योरी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो उनकी टाइमलाइन बनती है कि जी आर्मी चीफ की तकरीर से पहले लॉन्ग मार्च किया गया, हालात खराब करने के लिए अरशद शरीफ का मर्डर किया गया, सियासी कारकुनों को इश्तिहाल दिलाने के लिए इमरान खान पे कातलाना हमला किया गया, और फिर उसके बाद उसका जो एंड रिजल्ट निकलता है वो ये है कि 9 मई का एक बहुत बड़ा वाकया हो जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी थ्योरी की पूरी टाइमलाइन है कि जी हालात को खराब करने के लिए, इमरान खान साहब को फायदा देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मौजूदा और साबका लोग इस तरह की कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे। लेकिन असल मसला ये है कि जब तक इस हवाले से कोई एविडेंस नहीं आता या इस हवाले से कोई कंक्रीट शवाहिद ऐसे नाकाबिल तरदीद सामने नहीं आते जो कि अदालत उनको कबूल भी करे, तो उससे पहले तक ये सारी कियासराइयां होंगी। और हमने ये देखा कि चूंकि इमरान खान साहब की तहरीक अदम एतमाद के बाद से पीटीआई के भी लोग कुछ उनसे अलहदा हुए, 9 मई के बाद भी अलहदा हुए, कुछ लोगों ने अपनी वफादारियां भी बदली। तो उस पूरे सिनेरियो में जब हम इस चीज को रख के देखते हैं तो जो लोग इमरान खान के खिलाफ हुए
तो उन्होंने भी एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो फैसल मावड़ा उन्हीं में से हैं। ये जनरल फैज हमीद के बारे में फैसल मावड़ा का जो मौकफ है, या उससे पहले भी साबका इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल बाजवा और जनरल फैज की थी, उसके हवाले से उनके जो इशारे हैं वो इस बात का पता देते हैं कि मौजूदा मुक़तदरा हलकों से उनके राब्ते हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि ये बातें सुनने में और देखने में तो बड़ी दिलचस्प और अजीब लगती हैं, लेकिन क्या इनके पास कोई ऐसे अदालती तौर पे पेश करने के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि जिनकी बुनियाद पे ये फैसले किए जाएं, या फिर ये महज गॉसिप बन के मार्केट में घूमती रहेगी? तो अब मेरा ख्याल है कि अदालत में अगर ये मामला जाएगा तो फिर इन चीजों के ऊपर जरा डिटेल्ड में बात होगी कि जिसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकल सके। जहां तक अरशद शरीफ का मामला है या इमरान खान पे हमले का मामला है, तो डेफिनेटली वो पर्चे सिविल अदालतों के अंदर चल रहे हैं और उनकी FIRs हैं, या वो उसके ऊपर कमीशन की जो बात हो रही है या रिट पिटीशंस जो हैं वो सिविल साइड पे हैं, तो वहां पर फिर जो अदालत में सबूत आएंगे वो अवाम तक पहुंचेंगे, वकला तक पहुंचेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन भी होगी, प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव भी करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी। बाजवा साहब तक बात जाती नजर आ रही है आपको? जनरल बाजवा तक बात जा रही है? देखिए, ये कहना कबल अज वक्त हुआ कि जनरल बाजवा तक बात जा रही है या नहीं, उसकी वजह यह है कि मौजूदा सिस्टम में भी कई ऐसे लोग हैं जो जनरल बाजवा के बेनिफिशियरी हैं। तो इसलिए एक साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के हवाले से जब ये बातें की गई कि जो उन्हें चार्ज किया जाए या उन्हें जो उनकी गलतियां उनकी सजा दी जाए, तो वो मामला नहीं हो सका। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये DGISI तक ही मामला महदूद रहेगा, या कुछ मेजर जनरल और ब्रिगेडियर्स को शायद कटहरे में लाया जाए, लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए विद इन आर्मी या विद इन इंस्टीट्यूशन भी एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन होगी कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर ये प्रेसिडेंट हो जाता है तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। हो सकता है फिर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे आने वाले एस्टेब्लिशमेंट 5 साल बाद पर्चे कर दे, उसके बाद 2030 के एस्टेब्लिशमेंट पे 2035 वाले जो है वो इल्जामात लगा के इतराज़ात लगाएं, तो वो एक बड़ा खतरनाक रास्ता है जो खुलेगा। माजिद साहब क्विक बताइएगा, फौजी अफसर जिसमें जी क्विक जरा बताइएगा, इंटरनल रिफ्ट भी करार दिया जा सकता है इस सारे मामले को? बिल्कुल, ये एक उस सारे मामले का अहम हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि पिछले 6-7 साल से जैसे ही तहरीक इंसाफ आई है और गई है, ऑफिसर्स के ख्यालात मुख्तलिफ थे, ये बात दुरुस्त है। PDM भी आई गई है कमांड एंड कंट्रोल के सिस्टम में, फिर बिल्कुल PDM भी आई गई है। कमांड एंड कंट्रोल के सिस्टम में फौजी डिसिप्लिन को कवर करते हैं, एक ऑर्डर के पाबंद होते हैं, लेकिन जब पॉलिसी इदारे की तब्दील होती है तो कई तरह के मसाइल भी सामने आते हैं। तो ये बिल्कुल इंटरनल राइवलरी है, और इसके कुछ इसके हवाले से बातें भी हैं कि जिनमें हम ये देखते हैं कि कुछ पुरानी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर मसले हुए, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से जो इस मुल्क के अंदर पूरी बहस हुई, खुफिया मुलाकातें हुई, पैगाम रसानियां हुई, वो हम सब के सामने है। तो बहरहाल ये कोई उस तरह से प्रोफेशनली वेल कनेक्टेड मामलात नहीं थे, इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। वेल, इन 2 मिनट्स में हम ये डिस्कस करेंगे टॉप सिटी का केस है जिसको बनाया गया है। वो कहते हैं ना कि किसी कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है। अब टॉप सिटी वाला सारा मामला है ये। अब जाहिदा साहिबा और फिर मुगीज, इस केस में मुगीज को तो रिलीफ मिल गया था, जाहिदा साहिबा को रिलीफ नहीं मिला। क्विक जरा ब्रीफ बताएं बल्कि कि जाहिदा मुगीज का आपस में क्या ताल्लुक है, टॉप सिटी का क्या ताल्लुक है, फैज हमीद साहब का क्या ताल्लुक है? जी, ये मामला शुरू हुआ 2017 में, जब जनरल फैज हमीद DGC थे ISI के अंदर, और वो मेजर जनरल थे। उस वक्त ISI के कुछ लोगों ने रेंजर्स के साथ मिलकर टॉप सिटी के जो मालिक हैं कंवर मोइज, उनके घर पे छापा मारा और वहां से कुछ चीजें उठा ली, उनकी गाड़ियों पे कब्जा कर लिया, उनके वेपन्स ले लिए, और बाद में उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा डाल के तो उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इस सारे मामले में 2 कहानियां हैं। पहली कहानी तो यह है कि इसमें कारोबारी लेन देन के अंदर कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पर जनरल फैज हमीद और उनके ऑफिसर ने उनको कोई किसी मामले में सबक सिखाना था, या उनके हवाले से कोई ऐसी चीजें सामने आई थी कि उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। और इस पे फिर चौधरी निसार ने एहतजाज भी किया कि रेंजर्स की नफरी कैसे जा सकती है विदाउट परमिशन, और वो इस तरह के छापे कैसे मार सकती है। ये बहरहाल वफाकी दारुल हुकूमत में मसला डिस्कस हुआ था। अब इससे पहले का मामला ये है, जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कंवर मोइज ने भी उस जगह पर किसी खातून की जगह पर कब्जा किया था और जाली कागज बना के वो सारे प्लाट और वो जमीन हथिया ली थी। तो ये वो एक मसला है कि जिसको अभी डिस्कस किया जाना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी रहा था
और वो खातून ये कहती है कि ये मेरा मुलाजिम था जी। और बाद में इसने जबरदस्ती या महिला फुसला के मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नीज लेके तो वो सोसाइटी अपने नाम करवा के तो उसने वहां पे अपना पूरा सेटअप और अपना फार्म हाउस और अपना डेरा वगैरह बना लिया। तो ये बिल्कुल मैं इसकी मिसाल ऐसे देना चाहूंगा कि वो एक छोटी मछली थी, फिर एक बड़ी मछली आई जिसने उसको हड़प करके टॉप सिटी पे कब्जा कर लिया, और फिर जब टॉप सिटी वालों के सामने एक और बड़ी मछली आई तो उसने टॉप सिटी वालों को खा लिया, और अब उसके बाद एक और बड़ी मछली आई है, उसने उस मछली को खा लिया। तो ये एक चेन चल रही है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि इंसाफ होना चाहिए, ये चीज तय होनी चाहिए कि टॉप सिटी बुनियादी तौर पे किसका है, उसमें उनकी कितनी मुदाखलत है, और क्या ISI को या रेंजर्स को ये इख्तियार होना चाहिए कि जब उनका दिल करे वो एक नफरी लेके किसी भी घर पे जाके कब्जा कर लें और उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए लोगों को वहां से चीजें उठा के ले जाएं। तो बहरहाल ये एक सीरियस कंसर्न होना चाहिए। वेल, अब आने वाले 2-3 महीनों का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में तो जी सियासी मंजरनामा 2-3 महीने का तो बहुत मेरा ख्याल है कि लंबा अरसा होता है। यहाँ पे तो अब जो हालात आ गए, अब तो हफ्ते की बुनियाद पे ऐसे तबसरे चलते हैं, तो 2-3 महीने तो मुझे मुश्किल ही लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये तो तय है कि सियासी दर्जा हरारत में कमी नजर नहीं आ रही, कोई ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। पहले जो बातें चल रही थी कि हो सकता है कोई एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान में कुछ मामला हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, जमीन की खबर के बाद तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ गया कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने यह मैसेज दिया है कि हम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जो लोग आपके साथ भी थे और जो हमारे इदारे से भी थे हम उनको भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए भी बड़ा लाउड एंड क्लियर है। तो मुझे तो सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती ही नजर आ रही है। वेल, माजिद साहब सर, थैंक यू सो वेरी मच।